स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह के समाचार आ रहे हैं और जिस तरह का विश्लेषण आ रहा है, उससे खाड़ी युद्ध की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। हम जी, लोग आज उस नई तस्वीर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जी, वो नई तस्वीर ये है जी, कि अमेरिका ने और इज़राइल ने मिलकर जी, खाड़ी के वो देश जहाँ पर राजशाही है, जहाँ मोनार्की है, जिसको जीसीसी कंट्री भी बोलते हैं, जिसमें आप दुबई आती है, संयुक्त अरब अमीरात आता है, सऊदी अरब आता है, कुवैत आता है, बहरीन आता है, कतर ये आता है। हाँ, कतर आता है, ये सारे देश आते हैं। इन देशों को किस तरीके से इस युद्ध में बुरी तरीके से फँसा दिया है और उसके पीछे एक मुख्य इरादा युद्ध का ये निकल कर आ रहा है कि ट्रंप को ईरान का तेल चाहिए, जो उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में स्वयं अपने मुंह से बोल दिया कि ईरान की मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां का तेल है। ये उन्होंने बोल दिया है। दूसरी तरफ इन देशों में फौजी अड्डे बनाए अमेरिका ने, और फौजी अड्डों में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के ऊंची टेक्नोलॉजी वाले एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह उन्होंने लगाए। तो इससे खाड़ी के देशों को लगा कि ये हमारे देश की बड़ी सुरक्षा हो रही है। लेकिन 2024 से लगातार एक के बाद एक, यहाँ तक कि जो बाइडेन के कार्यकाल से ही और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तो बहुत ज्यादा, एक एक करके जितने भी हाईली सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो सारे खाड़ी के इन राजशाही वाले देशों से इजराइल भेज दिए गए। आज पूरा सबका डिटेल भी, सबका विस्तार से प्रकाशित हुआ है कि कब कौन सा सिस्टम यूएई से भेजा गया, कब कौन सा सिस्टम सऊदी अरब से भेज दिया गया। ये सब करने के बावजूद जब ये देश आरक्षित रह गए और अब ईरान दबादब उनके ऊपर अपनी मिसाइलें मार रहा है, और ये उन मिसाइलों को कभी कभी रोक भी लेते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं रोक पा रहे हैं, और अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी हिफाजत करो। ऊपर से अमेरिका ने कह दिया है कि युद्ध में हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो सब आप लोगों को देना पड़ेगा। बाकायदा आधिकारिक रूप से उनसे कह दिया है। तो ये इससे इससे क्या पूरा नजारा बनता है और सारी दुनिया को इसके ऊपर किस तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिए, भारत को किस तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिए, और हम सब लोगों को किस तरीके से सोचना चाहिए कि जो पूरा युद्ध का एक बहुत ही विशालकाय ड्रामा, युद्ध का वार थिएटर चल रहा है गल्फ फारस की खाड़ी में, उससे तो बिल्कुल ये तस्वीर तो पहले थी ही नहीं सामने। जी देखिए, अमेरिका तो जो है, जो आपने बताया, अमेरिका वही है। हम्म, अमेरिका दुनिया के कैपिटलिज्म का संकेंद्रण जहां है, वो है अमेरिका के रूप में हम लोगों के सामने। अब इस क्रम में अब आता है ईरान, जिस पर आपने ही विषय शुरू किया है। क्योंकि दुनिया को इस समय चलाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है, उसका 20% से ज्यादा इस इलाके से आता है, जिसमें ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, ये सब है। और यहाँ जो आपने भूमिका में बता दिया, उससे असहमति की कोई बात ही नहीं, वही सच है कि उस सब पर अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कब्जा चाहता है। उसमें एक ही अड़चन है, ईरान। ईरान नाम की अड़चन को सैंक्शंस के जरिए उसने मारने की कोशिश की पिछले 4 दशकों से ज्यादा में, वो सफल नहीं हुआ। फिर उन्होंने जो उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी है, उसके जरिए उस वहां जो आर्थिक कठिनाइयां पैदा की थी सैंक्शंस के जरिए, ये भी उनका एक लड़ाई का तरीका है। सैंक्शंस के जरिए उन्होंने दुनिया में बहुत सारे युद्ध छेड़े हैं और बहुत सारे देशों को झुका लिया है और उनमें बदलाव कर लिया है। वो हर जगह सेना ही लेके नहीं जाते अमेरिकन, ये भी उनका एक हथियार है। लेकिन ईरान को वो इसमें नहीं इससे तोड़ पाए, लेकिन वो एक डिसकंटेंट पैदा करने में सफल रहे। वो उससे उस डिसकंटेंट के आधार पर इसराइल और अमेरिका के वर्तमान नेतृत्व ने ये जुआ खेला, जिस जुए को आज हम लोग देख रहे हैं। उनको लगा कि वो वहां की लीडरशिप को मार देंगे, जो स्ट्रेटजी उन्होंने अख्तियार कर ली है काफी पिछले 1 आध दशक में। लेकिन ईरान ने इसके लिए तैयारी कर ली थी, उसको पता था कि ये ऐसा करेंगे, तो इसका कैसे जवाब देंगे, ये तैयारी ईरान की हमारे आपके सामने पिछले 31 दिन में आई है कि उसने अपने को डिसेंट्रलाइज कर लिया, कमांड्स और डिटेल्स सारे शेयर कर लिया कि 4-4 श्रेणी तक अगर लीडरशिप मार दिया जाए, तब भी आप कैसे क्या क्या करेंगे, किसको किसको आपको हिट करना है, कौन कौन से लक्ष्य हैं जिससे अमेरिका और इनकी कमर दबेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि सामरिक रूप से अमेरिका और इसराइल उनसे बहुत सशक्त है।
एयर पावर हुई, नेवी हुई, इस सब में। तो उन्होंने उन सब चीजों का प्रतिकार करने के लिए पूरी आबादी के साथ और अपनी सामर्थ्य के साथ, और निश्चित तौर पर इसमें रूस चीन का उनको सहयोग है, इस सब के साथ उन्होंने अपने को तैयार करके साबित कर दिया पिछले 31 दिन। और अब जब लड़ाई उस चरण में पहुंच गई है कि फ्रस्ट्रेट हुआ अमेरिका और इजराइल, शायद वहां बूट लेके पहुंच जाए, जिसमें इजराइल मना कर रहा है कि वो अपने बूट नहीं देगा। इसमें शीतल जी, माफ कीजिए, बीच में बोल रहा हूं। हाँ इससे जो अभी जो एक बिल्कुल ताजा विश्लेषण जो मेरे दिमाग में आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, जी है? जी जी जी। एक तो ये है कि एक तरफ तो वहां पर एम्फीबियस ऑपरेशन के जरिए वो लोग, उनके त्रिपोली और बॉक्सर नामक पोत तैयार हैं, जिसके अंदर मेरीन बैठे हुए हैं। वो मेरीन कभी भी जमीन पर उतरकर ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, बशर्ते इस तरह की तैयारी करके आए हो, या तैयारी करने में थोड़ा उनका समय लग सकता है। जी दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सलाह दी गई है अमेरिकी जनरलों द्वारा कि वहां पर एम्फीबियस ऑपरेशन बहुत खतरे से खाली नहीं है, वहां बुरी तरह हम लोग फंस जाएंगे, बड़े पैमाने पर हमारे मेरीन कमांडोज का मैसेकर होगा, बुरी मारे जाएंगे वहां पर, या पकड़कर बंधक बना लिए जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो टेरेन, जिस तरह पहाड़ी इलाका है, वो सब ईरानी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं या उनके जो फैंटम यूनिट हैं, उन सब का देखा हुआ है, और उन्होंने खर्क द्वीप पे तमाम सुरंगें उरंगें बिछा रखी हैं। ये आप दिमाग से बात निकाल दीजिए। तो जब डोनाल्ड ट्रंप को ये राय दी गई और ये राय उनकी समझ में भी आ गई, तो अब उन्होंने सुर बदला और उन्होंने कहना ये शुरू किया है कि हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि खर्ग आइलैंड को उड़ा देंगे। क्योंकि उड़ाने के लिए तो उन्हें हवाई जहाज चाहिए। वो हवाई जहाज, वो एयर पावर जितनी उनके पास है उतनी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और ईरान के पास उस एयर पावर का को रोकने का कोई तरीका नहीं है। ईरान तो लगातार उसके ऊपर बम बरस रहे हैं, और वो बरसते रहेंगे जब तक अमेरिका चाहेगा, या उसके बाद बम होंगे बरसाने के लिए। जी। अब उनका नया है कि मुझे नहीं, अब उनकी नई बातचीत से मुझे लग रहा है कि पैदल सैनिक उतारने की योजना डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आ गई है कि इससे उल्टे बांस बरेली पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि खर्ग आइलैंड को उड़ा दो, ये धमकी दो, खर्ग आइलैंड को उड़ा दिया जाएगा तो उसमें ईरान का जो तेल भेजने का जो जरिया है वो नष्ट हो जाएगा, और उसके इर्द गिर्द बिजली के प्लांट उड़ा देंगे, और ईरान के लिए जो डिसैलिनेशन उनके प्लांट हैं वो उड़ा देंगे। अब उनकी नई धमकी ये है कि जल्दी जल्दी हमसे समझौता करो, वरना हम तुम्हारा ये कर देंगे। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो बीच में उन्होंने एक लीफ जो पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट वगैरह ने शुरू की है, वो भी वो यूज करने में लगे हुए हैं कि अगर कोई समझौता हो जाए और ये सब न करना पड़े, तो ये भी उनका एक एरिया है। और बाकी दूसरी ओर से वो प्रेशर बना रहे हैं कि हम ये कर देंगे। पहले तो उन्होंने ये किया कि अपने जहाज वगैरह लाए, जो बड़े जहाज थे उन दोनों पे हमले हुए थे, उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो वो नए छोटे मीडियम साइज के जहाज जो जापान वगैरह में थे, 7वां बेड़ा उनका जापान में रहता है, वहां से लेके पहले शुरू हुए। फिर उन्होंने ये एयरबॉर्न जो 3000 लोगों को बुलाया है, इन लोगों को बुलाया जो इस तरह से ऑपरेशन करने के लिए माने जाते हैं कि वो मतलब जिसके आधार पर लोगों ने कल्पना की कि वो खर्ग द्वीप पर उनको उतार के उस पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब जो आपने कहा कि नया डेवलपमेंट ये मुझे एक भारतीय मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट ने ये कहा कि देखिए, जब कहीं फौज जाती है तो फौज को बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, बिल्कुल रसद चाहिए, उसको सब चाहिए, खाना भी चाहिए होता है, तो एम्यूनिशन, गोला बारूद भी चाहिए होता है। जो एयर फायर होती है वो अलग है, वो आया अपना बम डाल के या जो कर वो चला जाता है अपने। जी, वो सरल है, वो सरल और सुरक्षित है। तो सवाल ये, खर्ग पे ये पहुंच जाएंगे तो वहां टिकेंगे कैसे? पहले तो खर्ग पे पहुंचना मुश्किल है, उसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे ट्रंप का जुलूस निकल जाएगा उनकी राजनीति का। और उसके बाद में फिर उनको टिकाया कैसे जाएगा, कहां से टिकाने वाली सामग्री आएगी? उसके लिए जो नए लोग आएंगे उनको भी नए खतरे का सामना करना पड़ेगा। और ईरान की थल सेना बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने 10 लाख लोग अभी मोबिलाइज किए हैं, और पहले से ही उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड और जो नियमित सेना है उस सबको जोड़ दिया जाए तो वो भी 8-9 लाख की सेना है, वो बहुत शक्तिशाली है, और वो सब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं ये आए तो ये उनकी अच्छी तरह खातिरदारी करें। जी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस पक्ष से, इधर से वो दिखती है, दूसरे पक्ष से जो वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, मैं उसको गैस ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई, मैं प्राइवी नहीं हूँ। देखिए, जो सुविधा इजराइल और इनको है, अमेरिका को, वो एयर पावर वाली सुविधा,
उससे वो ऐसा कर सकते हैं कि एक समय विशेष में उस एरिया में बम्बार्डमेंट करके इनकी जो सैनिक इकाइयां हों उनको बंकरों में जाने या छिपने या पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकें और उस समय वो एयर ड्रॉप उनको कर लें। ऐसा वो कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य उनकी है, ये तो जान के रहिए। चूँकि एयर में कहीं जैसा आपने भी कहा और सैनिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि वो एयर पावर में उनकी क्षमताएँ कोई बरकरार। चुनौती नहीं है उनके सामने। हाँ, बहुत थोड़ा बहुत उनको हमने छेड़छाड़ करते हुए पाया है, ईरान वगैरह जैसे किसी F-30, F-5 की पूँछ में कुछ पहुँच गया, तो वो सब बहुत थोड़ा है। या जैसे कहीं वो खड़े हैं हवाई अड्डे पे, मिसाइल गिर गई तो उससे कुछ जहाज़ों को नुकसान हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है। और इससे वो ये उतार तो उनको सकते हैं, उन्हीं जहाज़ों से उनको खाना-वाना भी दे सकते हैं, रसद भी दे सकते हैं, ये सब वो कर सकते हैं। लेकिन ये करने के क्रम में जो प्रतिक्रिया होगी इधर से, उस प्रतिक्रिया में मतलब उनको चाहे बढ़त भी दिखे दिखे, लेकिन अगर इनके 10 व्यक्ति मारे जाते हैं सैनिक ईरान के और उनका एक भी मारा जाता है, उस एक पर अमेरिका में जो प्रतिक्रिया होगी, वो प्रतिक्रिया असाधारण होगी। ये जो संख्या का वो आपने जो बिल्कुल बता ही दिया कि 10 लाख के आसपास 9 लाख, 10 लाख उनके पास ऑलरेडी ट्रेन्ड फोर्सेस है, रिजर्व और रेगुलर मिला के, और वो 10 लाख लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं और उनका पूरा समाज उस तरह से धार्मिक आधार पर उत्तेजित है कि वो लड़ेगा। उसका एक बहुत छोटा प्रतिरूप हिजबुल्लाह के रूप में हम देख रहे हैं, जो कुछ हज़ार लोग हैं और वो इज़राइल के बॉर्डर पे ही हैं और इज़राइल से कई लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। जबकि इज़राइल के पास भयानक स्तर के बहुत विकसित टैंक्स, एम्युनिशंस, हवाई हमले की सुविधा सब है, लेकिन मुकाबला चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सरेंडर कर दिया हो और वो कुछ-कुछ सैनिक इज़राइल के मारने में सफल हो रहे हैं, जिससे इज़राइल में डिस्कंटेंट हो रहा है और उनकी आर्मी में बेचैनी हुई है और उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि हम लगातार इतनी लड़ाई नहीं लड़ सकते और अब इस मामले में उन्होंने मना कर दिया है कि वो अपने बूट नहीं भेज सकते ईरान में। तो ये जो परिस्थिति है, यही परिस्थिति अमेरिका के सामने भी है। अमेरिका थोड़ा उनसे ज़्यादा बेहतर उन्नत है, लेकिन एक तो अगर होर्मुज़ पे कब्जे करने की जहाँ तक बात है, वो नहीं हो पाएगा। वो निश्चित तौर पर माइन्स और दूसरे मामलों से ऐसा प्रयास अमेरिकन नेवी कर सकती है, लेकिन काफ़ी नुकसान उसको होगा और वो कंट्रोल कायम नहीं रख पाएगी। मान लीजिए घुस भी गया कोई जहाज-वहाज तो 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर में उसको भागना ही पड़ेगा, इतने हमले होंगे उस पे दाएँ-बाएँ से, तमाम तरह से, उसको बचना मुश्किल होगा और इस तरह का जो भी वो अटैक करेंगे, वो रिपेल होगा लेटर और सूनर। और अगर इस द्वीप पर भी कुछ वो करते हैं, उतारते हैं, तो उनको यहाँ भी रिपेल करने में ये लोग कामयाब होंगे। मेरा ख्याल 2 एरियाज़ हैं उनके, अगर वो इस पे जाते हैं। एक तो खर्ग द्वीप है, दूसरे जहाँ एनरिच करने की फैसिलिटी है यूरेनियम की, जिसका चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लक्ष्य में होगा। जिसे वो सरप्राइज़ देना चाहेंगे, उसमें इज़राइल भी शामिल हमें मिलेगा। कि वो उसपे वहाँ 2-3 हज़ार लोगों को उतार के और बाकी एयर उससे ये सपोर्ट। उनके लक्ष्यों में है, उनके लक्ष्यों में है कि जहां पर अगर उनके पास जासूसी सूचनाएं हैं कि इनका एनरिच यूरेनियम कहाँ रखा हुआ है 60% तक जो संवर्धित है, जी, उसको कैसे कब्जा किया जाए, जी, जी, उसका है। जी। ये 2 लक्ष्य उनके हैं। अगर बातचीत से बात नहीं बनती, जैसा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, महिला ने, वो भी बड़ी ब्लंट है कि 6 तारीख तक की डेट है, अगर इस बीच नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो देखते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप को सैनिक सलाहकार उनके जो भी होंगे, वो ये सारे प्रो एंड कॉन्स इन डिटेल बता ही रहे होंगे। और लेकिन ट्रंप ट्रंप है, वो भी अलग ही चीज़ और है। पता समस्या नहीं। है शीतल जी ट्रंप के सामने, हाँ? वो केवल मैं एक और समस्या है ट्रंप के सामने, वो केवल जी। जोड़ दूं मैं आपकी बात में, हाँ, हाँ। तथ्यात्मक चीजें हैं। जी। एक अनुमान और एक अध्ययन के अनुसार ईरान ने अब तक 1200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 4000 बिल्कुल शुरुआती किस्म की शाहिद क्रूज मिसाइल्स जो है ना, वो गल्फ युद्ध में इस्तेमाल की हैं। ठीक। तो जो 1200 बैलिस्टिक मिसाइल है, एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को 2 मिसाइलें दागनी पड़ती हैं और फिर चेक करना पड़ता है कि इंटरसेप्ट हुई कि नहीं हुई, तो फिर दोबारा डालनी पड़ती है। आप न्यूनतम मान लीजिए, इसका मतलब 1200 मिसाइलें इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका 2400 इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग चुका है। जी। और ये मिसाइलें या तो पैट्रियट मिसाइलें होती हैं, या टॉम हॉक मिसाइलें होती हैं, या थर्ड मिसाइलें होती हैं, या GMT मिसाइलें होती हैं।
ये लगातार 1 महीने से ये मिसाइलें दागते दागते अमेरिका का जो मिसाइलों का स्टॉक था, मिसाइलों का भंडार है, वो काफी घट गया है। और उनको ये भी युद्ध मंत्रालय की तरफ से ये भी चेतावनी मिली है कि अगर आप इसी, और क्यों इन मिसाइलों को बनने में बहुत समय लगता है, लॉकहीड कंपनी बहुत सारी मिसाइलें बनाती है। लॉकहीड कंपनी से इनका जो करार था कि आगे की 2000 मिसाइलें बनाने का, वो तो 2030 तक का करार है। अभी वो कहां से लॉकहीड कंपनी जादू की जोर से मिसाइलें बना देगी? तो ये नहीं लग रहा है कि ये मिसाइल युद्ध जो है ना, मिसाइल युद्ध में बहुत दिनों तक वो नहीं टिक पाएंगे। एक मिसाइल उनकी मशहूर है टॉमहाक, जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और वो उनके शिप से भी चल सकती है, एयर से भी चल सकती है, जमीन से भी चल सकती है, उनके कई जगह से वो भी उन्होंने काफी डिप्लीट कर दी है। वो उनका मुख्य हथियार है। और वो चूंकि जो पेंटागन अपने लिए स्टॉक रखता है कि कभी अमेरिका पे किसी ने हमला कर दिया, वो एक कंसेप्ट पे काम करते रहते हैं, तो हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, वो शायद उस एरिया तक वो पहुंच गया है स्टॉक खत्म होने तक। तो वो पेंटागन वगैरह, ये सब सूचनाएं हैं, आपने बिल्कुल सही बताया। और जो हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स वगैरह बातचीत में आते हैं, उनके जरिए, और बहुत सारे अखबारों में इस तरह के रिसर्च वर्क छपते हैं बाहर और हमारे यहाँ भी, उसमें ये सूचनाएं हैं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अब चूंकि अमेरिका जिस स्तर पे वहां जा चुका है, और 31 दिन अब हो ही गए, 32वां दिन है आज, तो ये इतना वहां चले गए हैं, तो अब इनके लिए वहां से जैसे कहा जाए कि कैसे वापस हो, कौन सा मुंह लेके वापस हो। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ, होर्मुज खुला हुआ था, कोई समस्या नहीं थी। सऊदी अरब तेल बेच रहा था, दुबई से तेल बिक रहा था, कतर बेच रहा था, कुवैत बेच रहा था, सब अपना अपना, इराक बेच रहा था, ईरान भी बेच रहा था जी। तो जो जिसका जो धंधा था, और जो केमिकल्स वगैरह बेचते हैं, वो सब चीजें वहां से उनका कारोबार चल रहा था। जो दुबई वगैरह का एक अफ्रीका और एशिया के लिए और यूरोप के लिए भी एक बीच का व्यापारिक केंद्र के तौर पर जो उनका विकास हुआ है, वो सब भी भारी मात्रा में चल रहा था। भारतीय तो बहुत बड़ी संख्या में वहां रहते ही हैं, और काम भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। ये सब चीजें हो रही थी। युद्ध से जो हासिल करने अमेरिका इजराइल आए, उसकी जगह ये हुआ कि होर्मुज पे ईरान का कब्जा हो गया। अब आज दुनिया के 1/5 हाइड्रोकार्बन सेंटर पे ईरान का जिस कब्जे का डर बता के युद्ध किया गया कि ईरान इन पे कब्जा कर लेगा, ईरान ने उस पे कब्जा कर लिया। ये बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं कि जो जिस चीज पे कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चले थे, ईरान के तेल पर, ईरान के पास अपना तेल है ही, और उसने दूसरे के तेल को रोकने की ताकत प्राप्त कर ली है। जिस चीज का डर बता के अमेरिका अब तक उस क्षेत्र में दादा बना हुआ था, अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू करके उस डर को रियलिटी में बदलवा दिया। और सारे अरब कंट्रीज को यह सबक मिल गया कि अमेरिकी अड्डे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, और ईरान तुम पर हमलावर नहीं है, ये तो अमेरिका के रिएक्शन में तुम पर हमला हुआ है। इसलिए आज वो, इसके बावजूद कि वो एक पहले अमेरिका के और पश्चिम के उकसाने पर यूएन चले गए और एक प्रस्ताव उन्होंने 135 देशों का पास कराया, जिसमें भारत भी शामिल रहा, लेकिन अब स्थिति यह है कि वो दूसरी तरफ चले हैं। अब वो तुर्की और मिस्र के जरिए, इजिप्ट के जरिए बात करके इस मामले को सेटल कराना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में इस युद्ध के बाद जो भी इसका आउटकम होगा, निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल की वो भूमिका यहाँ नहीं रह जाएगी। अब कोई एक नई भूमिका का सृजन होगा, वो कैसे होगी और क्या होगा पता नहीं। ईरान की ओर से जो आज लेटेस्ट बात आई है कि हम बात में तब आएंगे जब इसकी कोई गारंटी ले, और इसकी गारंटी में उनका इशारा है कि चीन इसमें आए। और इसलिए संभवतः ये लोग जो इंटरलोक्यूटर्स हैं आजकल, ये 5 देश, बहरीन है, ओमान है, इजिप्ट है, तुर्की है, और सऊदी अरब भी बीच में आया है, तो ये सब अब चीन की ओर कहा जा रहा है। कोई चीन आजकल में गया हुआ है बीजिंग, तो पता नहीं चीन तैयार होता है कि नहीं होता, क्या परिस्थिति बनती है। दूसरे, इस समय ईरान का तेल दुगने दाम पे बिक रहा है, ईरान का ही तेल वहां से निकल रहा है, चीन को जा रहा है और अन्य जगहों पर जा रहा है, और उसके उस पे जो सैंक्शन लगा हुआ था पिछले 4 दशक से, वो इस दौर में सैंक्शन उठा लिया अमेरिका ने। दूसरा डेवलपमेंट आप देखिए किसके पक्ष में चीजें खुल रही हैं। होर्मुज पे ईरान का कब्जा हो गया, यानी उस 20% हाइड्रोकार्बन के बिजनेस वहां पर टोल भी वसूल रहा है, जिसका चौथ वसूल रहा है वो, और अपना तेल दुगने दाम पे वो बेच रहा है। और तीसरे, जो उसके लिए अब जो बात, अब उसने उस बात से अपने को विड्रा कर लिया है जो उसने पहले वादा कर रखा था कि हम बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बम। अब जो नया खमनेई आए हैं, उन्होंने उस प्लेन को भी खोल दिया है कि हमारे लिए ओपन है ये मामला, यानी वो बना रहे हैं या बनाएंगे।
तो इस युद्ध में या आज उनको रूस और चीन ने एक-एक बम दे दिया है डिटरेंस के लिए, अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, तो अब जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में पहले 4 हफ्ते की लड़ाई में तो ईरान ने वो सफलताएँ हासिल कर ली हैं, जिनको रोकने के नाम पे पश्चिम वहाँ पड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो जो अब नई चीज़ बनेगी, जो भी बनेगी इस युद्ध के बाद, अब इसका आउटकम अगर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट में नहीं होता, तो हम ये मान सकते हैं कि वो चीज़ पश्चिम के विरुद्ध होगी, किसी भी हद तक, जिस हद तक भी हो। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का कम से कम ये हुआ और इज़राइल का, कि पूरा पश्चिमी जगत, विकसित यूरोप जो है, वो उनसे जम के असहमत हो गया है और उन देशों के लोग सड़कों पर हैं, उन देशों का समाज इस युद्ध के विरुद्ध हो चुका है। इज़राइल का भी इसमें भारी नुकसान हो रहा है। इज़राइल की संसद ने कल ही एक कानून पास किया है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों को जो जेलों-वेलों में रखते हैं, इनको फांसी देने की सजा का फैसला लिया गया है। पहले उनके यहाँ नहीं था। इसकी सारी दुनिया में, सारे पश्चिम ने आलोचना की है, यूनाइटेड नेशन से आलोचना हो रही है और आज दिन भर चूंकि इस पे मामला चलेगा, ये कल तक इसकी आलोचना करने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो, एक तो उनका देश उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनको उन्होंने निर्वासित कर रखा है, उन गजा जैसा नरसंहार किया है और अब उन पर ये नया अत्याचार करने इज़राइल पहुंचा है। तो इधर इज़राइल के एक देश के रूप में जो उसकी स्वीकार्यता पश्चिम में थी, वो बहुत कम हुई है और उसके विरुद्ध चीजें और बढ़ गई हैं। ये सब चीजें, मेरा कहना यह है कि इस युद्ध में जो भी सोच के अमेरिका इज़राइल आए, ये सारे गेम्स उल्टे पड़ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। और ये भी साबित हो गया कि ईरान को इस तरह से निगल पाना संभव नहीं है। उसने उल्टा हो गया, ईरान वो सारे फायदे उठा रहा है जो अमेरिका जिन फायदों को उठाने के लिए संघर्ष में उतरा था। और उसने अपने अड़ोस पड़ोस के सारे अमेरिकी अड्डों पर हमला करके अमेरिकी सैनिकों को अड्डों से भगा दिया है और वो लोग होटलों में और इधर उधर छुपने पर मजबूर हैं या पीछे हटा लिए गए हैं और ये साबित कर दिया कि ये सारे अड्डों पर वो हमला कर सकता है। साथ ही जो आर्थिक संरचना इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका के अन्य व्यापारों की थी, जैसे आधुनिक जो व्यापार है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, इन सब के जो सेंटर्स थे, एविएशन है, टूरिज्म है, इन सब पर हमला करके ईरान ने दिखाया है कि उसकी सैनिक क्षमताएं कितनी गहरी हैं और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी गजब है। और उसने इनके उन्नत से उन्नत किस्म के हथियार, जहाज वगैरह भी हमले में एक हद तक उनको भी निशाना बनाने में सफलता पाई है। और इजराइल को तो उसने लगभग उतना जवाब दिया है जितना इजराइल ने उस पर हमला किया है, लगभग उससे कम नहीं उसने इजराइल का नुकसान किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ इतना फर्क है कि प्रिसीजन के लेवल पर वो अभी थोड़े एडवांस हैं, 4 साल 5 साल का गैप। लेकिन अगर इस लड़ाई के बाद किसी समझौते में पहुंचते हैं तो अगले 2 साल बाद ईरान संभवतः उस गैप को भी भर लेगा। तो आने वाले दिनों में जो भी इस सिचुएशन बदलेगी वो ईरान के पक्ष में जाती हुई ज्यादा दिख रही है, न कि उनके जो पहले हमला करके इस पक्ष को कमजोर करने आए थे। 65 में जब ये पेट्रो डॉलर वाला टर्म आया, सऊदी अरब से समझौता हुआ, यूएई से हुआ, इन सब से हुआ कि आपका तेल जो बिकेगा गल्फ का, ये डॉलर में बिकेगा, सिर्फ इसकी करेंसी डॉलर होगी। और इससे अमेरिका को भयानक लाभ होना शुरू हुआ कि एक तो सारी दुनिया का जो करेंसी थी उसकी हो गई, करेंसी का प्रॉफिट हुआ, उसके एवज में उनकी करेंसी की ताकत बढ़ गई और बैंकों से अपने विकास के लिए ऋण लेना उनके लिए सब इजी हो गया, सारी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये इस्लाम धर्म में जो सेक्टेरियन झगड़ा है, ईरान शिया है और ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं ये सब सुन्नी है। इनको डराया कि देखो जो तुम्हारे यहाँ है और ये इसकी संख्या बड़ी है। ईरान की आबादी हमेशा से बड़ी थी, एक देश के तौर पर एक घनत्व था, बगल में इराक में भी ज्यादातर शिया है, तो ये शियाओं का एक दूसरे से जुड़ा हुआ एरिया है। तो कहा ये इतनी बड़ी संख्या है और ये तुम्हें, ये मोनार्कीज थी छोटी छोटी, तो इनकी मोनार्की बची रहे इसके लिए ये लोग हर किस्म के समझौतों पे अमेरिका से राजी हो गए। फटाफट तेल निकल आया था तब तक, और दुनिया इस तरह से बनी जिस तरह से आज हमारे सामने है। इस बीच ईरान में भी वो सत्ता परिवर्तन करके 53-54 में अमेरिका ने अपनी पसंद की सरकार बना रखी थी, लेकिन उसके खिलाफ यूरोप में और अन्य जगहों पर रहने वाले धार्मिक तौर पर आंदोलन चलाने वाले लोग सक्रिय थे, जो जिन्होंने 79 में वो चेंज किया और ये अयतुल्लाह खमैनी और ये सब पूरा आया सब। खैर,
अब जो अमेरिका ने इस बीच वेस्ट ने इजराइल नाम का एक देश 48 में बना दिया था यहूदियों के लिए, उससे फिलिस्तीनियों को वहां से उजाड़ के वो उसने एक नई समस्या को जन्म दिया। शायद ये जो भी योजनाकार थे इनको लगता था कि फिलिस्तीनी जो हैं पिछड़े किस्म के किसान हैं और ये बहुत प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे, और एक पुराना माइथोलॉजिकल तर्क इन लोगों के पास था पुराना कि साहब ये यहूदियों का भी धार्मिक स्थल यहीं था, यहीं से शुरू हुए और बीच के दौर में मुसलमानों ने उसे ले लिया था। उस तर्क के आधार पर उन्होंने वहां उनको फिट कर दिया। लेकिन इजराइल की रक्षा में बार बार इन सबके संसाधनों का इस्तेमाल, और हर बार ये कि इजराइल खतरे में है ये कह के पश्चिम ने, जिसमें यूरोप भी पूरी तरह से शामिल रहा शुरू में, अब इस बार चीजें बदली हैं, वरना तो लगातार इजराइल के लिए किए गए हर पाप में यूरोप के सारे सभ्य देशों का, जिनके पास बहुत सारी तार्किकता है और सभ्य संसार बनाने की बहुत सारी रचनावलियां हैं, लेकिन ये सब इजराइल वाले पाप में शामिल रहे, और अमेरिका तो निश्चित तौर पर ओपनली ही था। लेकिन इस बीच उस समय उनके लिए जो मतलब दुनिया भर का जो सामने वाला चैलेंज था वो सोवियत संघ के रूप में था। उस समय वो सारा शीत युद्ध सोवियत संघ से वो डरते थे, उस व्यवस्था से डरते थे, उस तर्क से डरते थे जो इनके इस पूरे ढांचे को उलट पलट सकता था। तो वहाँ एक शीत युद्ध बहुत लंबे समय तक चला और इन देशों में ज्यादा प्रभाव पश्चिम का रहा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ की ओर भी जुड़ा हुआ था, और सोवियत संघ इनको तमाम तरह से हेल्प करता था, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री लगाना, ये जैसे हमारे यहाँ लोहे वोहे के सारे कारखाने आयरन के, वो सब वहीं से रशियन हेल्प से ही आए। सैनिक सुविधा सहायता वगैरह देना और पढ़ाई लिखाई में मदद करना, इन सब चीजों में सोवियत संघ का अफ्रीकी देशों में, एशियन देशों में, और जो भी उसके साथ थे, और इन अरब देशों में भी, सीरिया वगैरह, उनमें उनका वो चलता था। और ये सब बड़े मॉडरेट देश थे, इराक हुआ, सीरिया हुआ, ये इन सब जगह जैसा आज हाल है ये हाल वहाँ नहीं था। इस तरह से धार्मिक आधार पर जिद और पिछड़ापन ये भी नहीं था उस समय तक, बहुत नॉर्मल थे सब। लेकिन ये सब इन सब चीजों में फिर बदलाव होना शुरू हुआ, क्योंकि ये जो सोवियत संघ 90 में जाके 89 से लेके 92 के बीच में टूट गया, उसमें CIA सफल रहा, जैसा कि राष्ट्रपति बुश ने, बड़े वाले बुश ने, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले बुश ने यह ऐलान किया था कि हमने जो है ये युद्ध जीत लिया, हमने सोवियत संघ को खत्म कर दिया। तो वो एजेंसीज की लड़ाई थी, CIA ने निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त कर ली थी, गोर्बाचोव को उन्होंने यूज कर लिया, और उससे उनको लगा कि अब दुनिया फिर एक ध्रुवीय हो गई, और वो निजाम चला कुछ दिन, लेकिन फिर उसको चैलेंजेस आने लगे, चूंकि सोवियत संघ एक देश के तौर पर समाजवादी दौर में उसने जो विकास अपना कर लिया था, उस विकास में वो सामर्थ्य थी कि एक पुतिन नाम का आदमी जो पहले उनका KGB में काम किया करता था, उसने धीरे धीरे पहले KGB को एक क्रिमिनल गैंग्स में बदला चुपचाप, क्योंकि अमेरिका वाच कर रहा था, और उसने जो वहां के संसाधन थे उन संसाधनों को गुंडागर्दी से और माफियोसी से बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफी चले गए। लेकिन बाद में वो सत्ता में आ गया, और इस तरह से KGB ने CIA से एक लड़ाई में दूसरा रंग बदल के एक हिस्से को, पूरा तो नहीं, सोवियत संघ तो टूट ही गया था, बहुत सारे देशों में बदल गया था, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा था, जो आर्थिक रूप से भी और विकास के रूप से भी सबसे बड़ा भूभाग था रूस के रूप में, वो एक राष्ट्रीयता के नाम पर उसको इकट्ठा करके उसने बचा लिया। वो एक चैलेंज फिर बनना शुरू हुआ, और अब वो भारी चैलेंज है, लेकिन वो निश्चित तौर पर वो चैलेंज उस तरह का तो नहीं था जैसा सोवियत संघ का था। लेकिन तभी एक और डेवलपमेंट हो गया कि सोवियत संघ और चीन, ये दोनों साम्यवादी देश थे, लेकिन इन दोनों में लीडरशिप में आइडियोलॉजिकल अंतर्विरोध बहुत थे। अब उस पर नहीं जाएंगे, आपका कार्यक्रम खराब हो जाएगा, लेकिन उस अंतर्विरोध का फायदा उठाने पश्चिम पहुंचा चीन, सोवियत संघ से लड़ने के ही उस क्रम में, और चीन ने उसका उल्टा उपयोग कर लिया। चीन ने अपने को उनको आने दिया और उनके कहने के अनुसार कथित नीतियों में परिवर्तन किया, लेकिन सब करते हुए उसने एक्चुअली वो नॉलेज एरिया जिसमें पश्चिम आगे था, चाहे वो सामरिक नॉलेज हो या सामाजिक नॉलेज हो, और पर्टिकुलरली जो आर्थिक नॉलेज है, इस सब में उसने
अपने आप को चुपचाप एक दीर्घकालिक योजना बना के इस सब से अपने को लैस किया, अपने को सुसंगठित किया, और वो इस बीच एक बहुत बड़ी सामर्थ्य के रूप में दुनिया में उभर के आ गया। इन्हीं से पढ़ के इन्हीं के विरुद्ध अपने को वो लैस करता हुआ अब वो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती इस व्यवस्था के, पिछली व्यवस्था के सामने है, जिसको अमेरिका वो ओपनली स्वीकार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोगों ने बिल्कुल ताजे आंकड़े और ताजी परिस्थिति थी और जो जी घटनाक्रम का बिल्कुल नया विकास है, उसको रोशनी में रखकर हम लोगों ने खाड़ी युद्ध के मौजूदा हालात का जायजा लिया और उसके ऊपर उसका उसका विश्लेषण किया। बहुत नहीं बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। जी।